Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we cover book exercise question answers of chapter 13 immunity. So let's get start. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट आउट एनी 6 बायोकेमिकल बैरियर्स। हमें बायोकेमिकल बैरियर्स बताने हैं। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आप केमिकल बैरियर्स बताएं या फिजिकल बैरियर्स बताएं, तो सिर्फ आपको नेम लिख देना है। स्लाइवा, टेयर्स, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाज, एंजाइम, एंड आप एपिथेलियम भी लिख सकते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम, स्किन। तो ये हमारे पास बायोकेमिकल बैरियर्स होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ द ट्यूमर सेल्स आर डील विद बाय आवर इम्यून सिस्टम। सो ट्यूमर सेल्स हमारे डील करते हैं साइटोटॉक्सिक टीसी सेल से, जिनके पास एक मार्कर होता है जो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। वो मार्कर होता है CD8 से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वायरली इन्फेक्टेड सेल को और ट्यूमर सेल्स को भी। जैसे आपने पढ़ा होगा नेचुरल किलर सेल का, तो नेचुरल किलर सेल में क्या होता है कि वो रिकॉग्नाइज तो करते हैं लेकिन वो ट्यूमर सेल से डील नहीं करते। साइटोटॉक्सिक टी सेल है जो हमारे पास ट्यूमर सेल से डील करते हैं, वो नेचुरल किलर सेल कैंसरस सेल से डील रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वायरली इन्फेक्टेड कौन से सेल हैं, और फिर ये क्या करता है, इनकाउंटर कर देता है। उसने रिकॉग्नाइज कर दिया, इनकाउंटर करता है ट्यूमर सेल को। और कैसे करता है, क्योंकि ये एक प्रोटीन है, कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जिनको रिलीज करता है। आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा अभी तक, एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस प्री प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जबकि नेक्रोसिस हमारे पास वो डेथ होती है जो हमारे पास किसी टिश्यू इंजरी पे होती है। तो ये क्या होते हैं कि ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज करते हैं, इंटरफेरॉन्स को रिलीज करते हैं, गैमा इंटरफेरॉन्स, जो स्टिमुलेट कर देते हैं मैक्रोफेजेस को और डेंड्रेटिक सेल को, इंडिया मैक्रोफेजेस डेंड्रेटिक सेल। अब फिर ये हमारे पास क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को एनहेंस करते हैं और इसकी वजह से हमारे पास इनकाउंटर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ट्यूमर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल किलर सेल्स एंड टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक टीसी सेल। हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलिमिनेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए वायरल इन्फेक्टेड सेल और कैंसरस सेल, जो मैंने अभी बताया था। जबकि साइटोटॉक्सिक टीसी सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू एलिमिनेट एंड डिटेक्ट वायरल इन्फेक्टेड सेल एज वेल एज ट्यूमर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के पास कोई भी नीड नहीं होती कि उनके पास पेरियर एक्टिवेशन नहीं चाहिए होती बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जबकि हमारे पास मैक्रोफेज को हम कहते हैं, जबकि साइटोटॉक्सिक टीसी सेल्स को एक्टिवेशन की नीड होती है। इनको क्या करते हैं, चेक करते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जिनको हम MSC1 कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स विच सर्व एज आइडेंटिफिकेशन कॉलर्स है। ऐसा क्या होता है कि इसको नेचुरल किलर सेल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बिल्कुल पुलिसमैन की तरह काम करता है। जो पुलिसमैन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को चेक करता है ना, वैसे ही आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए पर्सन की, वैसे ही ये भी हमारे पास सेल सरफेस को चेक करता है जिनके पास मेजर जिनको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, जिनको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये सर्व करता है एज आ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉल्ड एज सेल, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड के तौर पे यूज़ करता है, इसलिए हम इसको नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। जबकि हमारे पास टीसी सेल क्या है कि वो वायरली इन्फेक्टेड सेल को इनकाउंटर कर देता है, मतलब रिकॉग्नाइज किया, एंड फिर ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास इनकाउंटर भी कर सकता है। आउट द वेज ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के वेज होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फेजोसाइटोसिस एंड साइटोटॉक्सिसिटी, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। तो फेजोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्रेटिक सेल, ये हमारे पास होते हैं। एंड देन हम साइटोटॉक्सिक बात करें तो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स और टीसी सेल्स होता है, साइटोटॉक्सिक टीसी सेल। इन्फ्लेमेशन एंड फीवर भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही आता है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड तो द कोर प्रोटीन्स आर द सेम, हाउ एंटीबॉडीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो एंटीबॉडीज प्रोटीन है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होता है, तो अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है ना वो डिफरेंट होता है, उसमें वेरिएशन होती है, दैट्स व्हाई एंटीबॉडीज डिफरेंट होते हैं। अमाइनो एसिड्स कंसिस्ट करते हैं 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। अब क्या होगा कि ये अरेंज होता है वाई शेप में। जब हमारे पास वाई शेप की जो टिप है ना, इस पे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफर होता है एक दूसरे से, दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि एंटीबॉडीज डिफर होती हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनका सीक्वेंस वाई शेप के टिप पे जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का वो एक दूसरे से डिफर होता है। What is antipyretic theory and its use? सो एंटीपायरेटिक थ्योरी वो थ्योरी होती है, वो ड्रग्स को हम एंटीपायरेटिक कहते हैं जो हमारे पास रिड्यूस करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं फीवर को, उसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक, और यही हमारे पास एंटीपायरेटिक थ्योरी है। इसकी आप लोगों को ये बुक में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, उसमें ये सारा बताया हुआ है। आपके पास पेज नंबर 305 पे आपके पास एंटीपायरेटिक थ्योरी का बताया हुआ है कि फिजिशियन क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं ये ड्रग्स, भी दिए हुए हैं कि कैसे इनको कैटेगराइज करते हैं। अब हमारे पास यूजेस हैं, तो एंटीबायोटिक्स इनहिबिट करते हैं एंजाइम को, साइक्लोऑक्सीजनेस को, जो रिड्यूस करते हैं लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अगर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, एंड देन ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कंट्रोल करता है फीवर को। तो ये हमारे पास जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं ये रिड्यूस कर देते हैं लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, और देन फिर हमारे पास फीवर भी रिड्यूस हो जाता है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट आउट 4 ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर इन मैन। बहुत सारे ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंशन थे। एक मैंने अपनी तरफ से ग्रेव्स डिजीज लिख दिया, ये भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, सोरियासिस, हमारे पास ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर होता है सोरियासिस, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, ये हमारे पास ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर होते हैं, ग्रेव्स डिजीज। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने थे। तो इन डिजीज के बारे में बता देती हूँ। आर्थराइटिस हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट हमारे पास पेनफुल हो जाता है या फिर इमूवेबल हो जाते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर इंजरी की वजह से भी, एजिंग की वजह से मोस्टली आर्थराइटिस हमारे पास कॉज होता है। और ये हमारे पास कार्टिलेजेंस को है ना हार्ड कर देता है। आर्थराइटिस में कार्टिलेजेंस। हम बात करें ग्रेव्स डिजीज की, तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि उनके आई बॉल्स बाहर आ रहा है। इसमें क्या होता है, वेट लॉस हो रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, और एक और इनके सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इनका हाईएस्ट होता है, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अब हमारे पास डायबिटीज मेलिटस है, ऑर्डर होता है लाइक इंसुलिन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं डायबिटीज़। ये हमारे पास क्या होता है कि इम्यूनी सिस्टम अब पेनक्रियाज के सेल्स पे खुद ही अटैक कर देते हैं। डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 ये हमारे पास चाइल्डहुड में सडनली हो जाता है। डिस्ट्रॉय करते हैं कि पर्सन्स की एबिलिटी कि वो इंसुलिन को बना ही ना पाए। अब जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो आपको पता होगा ना, या शायद ना पता हो, हाई ब्लड ग्लूकोज हमारे पास बॉडी में होता है, तो फिर इंसुलिन रिलीज होता है, फिर उसको कम कर देता है, ग्लूकोज लेवल को बॉडी में कम कर देता है। अब इसमें जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा इंक्रीज रहेगा। सो ये दैट्स वाई ये होता है डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन होती है रेडनेस, हॉटनेस, सॉइलिंग, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जब भी कहीं भी किसी भी ड्यू टू इंजरी द टिश्यूज रिप्लेस कर देते हैं वो एक प्रोटीन, रिलीज करते हैं वो एक प्रोटीन जिनको हम प्रोस्टोग्लाइंडेंस कहते हैं। अभी हमने प्रोस्टोग्लाइंडेंस पढ़ा भी था। ये प्रोटीन इंक्रीज करते हैं परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, अटैक करते हैं मैक्रोफेजेस को एट द साइट ऑफ इंजरी एंड देन फिर हमारे पास क्या होगा कि रेडनेस, हॉटनेस, सॉइलिंग ये हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। डैमेज टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं, और ये भी होता है कि डैमेज टिश्यूज के पास है ना वाइट और येलो पेस्ट लाइक मटेरियल शुरू हो जाता है बनना, उसको हम कहते हैं पस। तो ये इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें हमारे पास रेडनेस, हॉटनेस, सॉइलिंग, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी, ये सारा हमारे पास इसमें ही आता है। What is phagocytosis? Name some WBCs acting as phagocytosis. So वो प्रोसेस जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ WBCs इनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो वो हम कहते हैं कि ये फेजोसाइटोसिस है। सम WBC चेक करते हैं फेजोसाइटोसिस से, उसमें न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स आते हैं। डेंड्रिटिक सेल भी, डेंड्राइट जिनको हम कहते हैं, वो भी फेजोसाइटोसिस ही परफॉर्म करते हैं, वही एक्ट करते हैं फेजोसाइट्स के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आउटलाइन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फीवर। सो ये फीवर डीनेचर कर देता है सेल को एंड कॉज डेथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स हमारे पास स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, टेम्परेचर एंड एज वेल एज पीएच। सो ये क्या होता है हमारे पास कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना बॉडी का, तो डी नेचर हो जाते हैं, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीज हो जाती है उनकी एक्टिविटी। अब जब ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम डी नेचर हो गए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी सारी डिस्टर्ब हो गई, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। फीवर हायर देन 105 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ फ़ारेनहाइट डीनेचर कर देते हैं हमारे एंजाइम को, कॉज करते हैं फटीग, डिहाइड्रेशन, बॉडी एकिंग शुरू हो जाती है, हाई अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता है, सो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और ये हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स हैं फीवर के। मोस्टली यही होता है कि एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म हो पाती हैं। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।